मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में धारा 53 के सिद्धांत पर चर्चा कर रहा हूँ। ये धारा 53 संपत्ति के कपटपूर्ण अंतरण पर रोक लगाती है। धारा 53 1882 से ही इस संपत्ति अंतरण अधिनियम में है, किंतु इसमें कुछ अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए धारा 1929 में संशोधन किया गया और इसको ब्रिटेन के प्रॉपर्टी लॉ एक्ट 1925 के सेक्शन 172-173 के समान बनाया गया है। कपटपूर्ण अंतरण, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर ऐसे अंतरणों को माना जाता है जहां पर अंतरणकर्ता ने ऋण ले रखे हों और वह ऋणदाताओं को अपनी संपत्ति के माध्यम से ऋण वसूल करने से बचने के लिए पूर्व में ही उस संपत्ति का अंतरण किन्हीं अन्य व्यक्ति को कर देता है। तो ये धारा 53 ये प्रावधान करती है कि इस तरह जो कपटपूर्ण अंतरण है वह लेनदार के विकल्प पर शून्यकरणीय होता है, अर्थात ऋणदाता जो है वो न्यायालय में वाद दायर करके ऐसे अंतरणों को शून्य घोषित करवा सकता है और उस संपत्ति के माध्यम से अपने ऋणों का भुगतान न्यायालय के माध्यम से ले सकता है। जब हम धारा 53 का अवलोकन करते हैं तो इसके आवश्यक तत्व या आवश्यक शर्तें 5 प्रकट होती हैं, जिनमें से पहली है कि अचल संपत्ति का अंतरण होना चाहिए। ये हम पूर्व में भी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि संपत्ति अंतरण अधिनियम अर्थात संपत्ति के अंतरण पर लागू होने वाला अधिनियम है। अगर संपत्ति का समव्यवहार अंतरण की कोटि में नहीं आता है तो उस पर धारा 53 का प्रावधान लागू नहीं होता है, अर्थात विभाजन आदि जो हम धारा 6 और 5 में देख चुके हैं, उन संपत्ति के समव्यवहारों पर यह धारा 53 का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यहाँ पर यदि हम न्यायालय के निर्णय की बात करें तो नागूबाई बनाम श्याम राव का 1956 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जिसका अवलोकन आपको करना चाहिए, जिसमें यह तय किया गया था कि यदि संपत्ति का अंतरण वास्तविक नहीं है, छलपूर्ण है या शून्य है, तो इस प्रकार का अंतरण चूंकि अंतरण नहीं होता और उससे ऋणदाता का अधिकार प्रभावी नहीं होता, इसलिए
ऐसे समव्यवहारों पर धारा 53 का सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि उसे लागू करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब संपत्ति का अंतरण ही नहीं हुआ तो ऋणदाता का अधिकार बना हुआ है और वह उसके माध्यम से वसूली कर सकता है। इसी तरह दूसरे आवश्यक तत्व की हम बात करें तो दूसरा आवश्यक तत्व है कि अंतरणकर्ता का ऋणी होना अनिवार्य है। ऋणी होने से अर्थ है कि अंतरणकर्ता ऋणग्रस्त होना चाहिए, और ऋणग्रस्त होना चाहिए इसे आप पिछले वर्ष मुस्लिम लॉ में और अन्य अधिनियमों में चर्चा कर चुके हैं कि ऋण का अर्थ होता है एक कैलकुलेटेड सम, अर्थात निर्धारित धनराशि। सामान्यतया ऋण का अर्थ उधार लेने से माना जाता है, किंतु आपको यह बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ केवल मात्र उधार लिए गए धन को ही ऋण नहीं कहा जाता है, अपितु किसी भी प्रकार की बकाया भी इसमें शामिल हो सकती है। जैसे मेहर भी एक ऋण माना जाता है। हिंदू विधि में जो बकाया भरण पोषण की राशि है वह भी ऋण माना जाता है। और अगर कोई अचल संपत्ति किराए पर दी हुई है तो बकाया किराया भी एक तरह से ऋण ही माना जाता है। तो ये सब भी ऋण की कैटेगरी में आते हैं। तीसरे आवश्यक तत्व की यदि हम बात करें तो तीसरा आवश्यक तत्व है कि अंतरण का उद्देश्य ऋणदाता को विफल करना या विलंबित करना होना चाहिए, अर्थात जो संपत्ति के स्वामी के द्वारा अपनी संपत्ति का अंतरण किया गया है वह इस उद्देश्य को लेकर किया जाना चाहिए कि भविष्य में जो ऋणदाता अपने ऋणों का भुगतान प्राप्त करने के लिए वाद दायर करेंगे तो वे उस संपत्ति के माध्यम से वसूल ना कर सकें, तो उनको रोकना उद्देश्य जो है वो होना चाहिए। जैसे यदि हम केस लॉ की बात करें तो रंग बहादुर बनाम जंग बहादुर का 1956 का पंजाब उच्च न्यायालय का निर्णय है, जिसमें एक पति और पत्नी के मध्य विभाजन होता है संपत्ति का। उस विभाजन के समय पति जो है वो ऋणग्रस्त होता है। इस विभाजन में पति अपने पास नाम मात्र की संपत्ति रखता है और बाकी की सारी संपत्तियां जो है वो अपनी पत्नी को बंटवारे में दे देता है। न्यायालय ने यहाँ पर जो है इस तरह का जो पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, उसको ऋणदाताओं को धोखा देने की नीयत से किया गया है, ऐसा मानना। यदि और हम केस लॉ की बात करें तो मोहनलाल बनाम आनंदी बाई का एक निर्णय है जो 1971 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था। इसमें न्यायालय ने एक विशेष सिद्धांत प्रतिपादित किया कि यदि ऋणी व्यक्ति
ने जो संपत्ति का अंतरण किया है उसके पश्चात भी अगर उसके पास में अचल संपत्तियां हैं और वो ऋणदाताओं के ऋणों को चुकता करने के लिए पर्याप्त हैं, तो फिर धारा 53 का सिद्धांत उस अंतरण पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर ऋणदाताओं का विफल होना या लंबित होना संभव ही नहीं है, क्योंकि अन्य संपत्तियों से वे अपना ऋण वसूल कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो चौथा आवश्यक तत्व है अंतरण ऋणदाता से भिन्न व्यक्ति को किया जाना। अगर ऋण कई व्यक्तियों से ले रखे हैं और अंतरक कई ऋणदाताओं में से एक ऋणदाता को संतुष्ट करने के लिए अपनी संपत्ति का अंतरण करता है, तो वहां पर धारा 53 का सिद्धांत लागू पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता। वहां पर मामले की परिस्थितियां और तथ्य को न्यायालय ध्यान में रखता है, क्योंकि ऋणों का जो भुगतान किया जाना है वो उनके क्रम से किया जाना होता है। तो कानून में, विधि में प्रथम ऋणदाता का पहला अधिकार है। तो मामले की तथ्य और परिस्थितियों के अनुसार अगर ऋणदाताओं का अधिकार प्रभावित हो रहा हो तभी वहां पर धारा 53 का सिद्धांत लागू होगा। अन्यथा सामान्य नियम यह है कि अगर ऋणी ऋणदाता से भिन्न किसी व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण करता है तो ही धारा 53 का सिद्धांत लागू होता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो उद्देश्य है वो कपटपूर्ण है, वो ऋणदाता को विफल कराने के आशय से किया जा रहा है, तो इसको किस तरह से न्यायालय के सामने प्रकट किया जाएगा। तो इसके लिए न्यायिक निर्णयों के माध्यम से कुछ परिस्थितियां, उद्देश्य तय किए गए हैं कि इन उद्देश्यों को कपटपूर्ण माना गया है। जैसे यदि हम बात करें कि अंतरण कर्ता जो है वो सभी संपत्तियों को बेच देता है, अपने पास कुछ भी बचा कर नहीं रखता, तो ये माना जाएगा कि उसका उद्देश्य जो है वो कपटपूर्ण है। अगर अंतरण में प्रतिफल जो लिया गया है वो है ही नहीं या नाम मात्र का प्रतिफल लिया गया है तो भी कपटपूर्ण आशय साबित होता है। अगर अंतरण करने के बाद अंतरणकर्ता अपने आप को दिवालिया घोषित करवाता है या दिवालिया हो जाता है तो यह सीधा सीधा कपटपूर्ण उद्देश्य दर्शाता है। इसी तरह यदि हम बात करें कि यदि अंतरण जल्दबाजी में और ऋणदाताओं से छिपाकर यदि किया गया है तो भी अंतरण का उद्देश्य कपटपूर्ण साबित होता है। इसी तरह यदि हम बात करें कि अंतरणकर्ता और अंतरिती के मध्य कोई परस्पर संबंध है, वे कोई रिश्ते नातेदार हैं, तो भी उनका उद्देश्य कपटपूर्ण माना जा सकता है। तो इस तरह से कुछ उद्देश्य न्यायालयों के पूर्व में दिए गए निर्णयों से कपटपूर्ण माने गए हैं। इसके पश्चात यदि हम बात करें अंतिम उद्देश्य की, अंतिम आवश्यक तत्व की, तो वह है कि अंतरिती का
सप्रतिफल सद्भावपूर्वक न होना, अर्थात जिस व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण किया गया है वह व्यक्ति यदि सप्रतिफल का मतलब यहाँ पर है उचित प्रतिफल से, और दूसरा है कि सद्भावपूर्वक होना चाहिए, अर्थात उसे अंतरक के ऋणों का पता नहीं होना चाहिए अथवा अंतरक के द्वारा भविष्य में लिए जाने वाले ऋणों की सूचना नहीं होनी चाहिए। अगर वह ये जानता है तो फिर यह नहीं माना जाएगा कि वह सद्भावपूर्वक है, क्योंकि फिर एक कल्यूजन साबित हो जाता है, द्वसंधि सिद्ध हो जाती है कि अंतरणकर्ता और अंतरिति के मध्य कोई पहले से ही प्लान था और इसलिए वो अंतरण जो है वो किया गया है। अगर हम इसमें केस लॉ की बात करें तो एक विवाद अब्दुल शकूर बनाम अर्जी पापाराव का 1963 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया था, और इसमें ये फैक्ट थे कि एक फर्म में कई भागीदार होते हैं, उस फर्म का विघटन हो जाता है और फर्म की जो संपत्ति है वो सहभागीदार आपस में जो है वो विभाजन कर लेते हैं। अब जो विवादग्रस्त संपत्ति है उसको फर्म ने बिक्रीनामा के द्वारा अन्य सहभागीदारों के द्वारा अनुप्रमाणित करके विक्रय किया था। यहाँ पर जो अर्जी पापाराव हैं वे उस फर्म और सहभागीदारों के खिलाफ एक वाद दायर करते हैं और वो यह साबित करते हैं कि ये जो फर्म का विघटन हुआ है और इसमें जो संपत्ति का बंटवारा हुआ है वो उसके द्वारा दिए गए ऋण को विफल करने के उद्देश्य से किया गया है। तो यह विवाद उच्चतम न्यायालय तक पहुंचता है और उच्चतम न्यायालय इसमें कुछ सिद्धांत तय करता है, जिनमें जैसे सबसे प्रथम है कि अंतरिति अंतरक की कपटपूर्ण योजना का पक्षकार नहीं था। ये तथ्य अंतरिति को साबित करना होगा। अंतरिति अंतरणकर्ता के कपटपूर्ण आशय को न जानता था और न ही उसने उसके इस लक्ष्य को सिद्ध करने में अपना पार्ट प्ले किया है, ये अंतरिति को साबित करना होगा। और अंतरिति ने संपत्ति ईमानदारी के साथ एक सामान्य व्यापारिक लेन देन में उचित प्रतिफल के बदले खरीदी है और उसके पीछे कोई भी रहस्य नहीं है। ये तीनों तथ्य अंतरिति को इस तरह के वाद में न्यायालय में साबित करने होंगे, अन्यथा ये माना जाएगा कि जो अंतरण का उद्देश्य है वो अंतरिति और अंतरक के द्वारा ऋणदाताओं को विफल करने के आशय से कि कपटपूर्ण रूप से अंतरण किया गया है। तो ये कुल मिलाकर धारा 53 में फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर के सिद्धांत का प्रावधान है। अगले वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम के एक और प्रावधान पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।